हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 25। पार्ट है हमारा 4। हमारा सब्जेक्ट रहेगा वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमारा टॉपिक है विविध अधिगमकर्ता की समझ। हम पहले 3 पार्ट्स में विविध अधिगमकर्ता की समझ से रिलेटेड हमने बहुत सारी जो हेडिंग है उनको क्लियर किया है। आज हमारी न्यू हेडिंग रहेगी सृजनात्मक बालक के बारे में, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इसमें से क्वेश्चन आपके आते आते हैं। क्रिएटिविटी में से तो एक क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को ध्यान से देखना और कॉपी पेन लेके बैठना, कि ताकि आप साथ के साथ अपने नोट्स भी लिख सको, ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था कि पीडीएफ मैम मिल जाएगी क्या, तो पीडीएफ भी मैं भी कुछ टाइम बाद टेलीग्राम पे डालूंगी, तो आपको सारी पीडीएफ जो है रीट एग्ज़ाम की वो सारी की सारी मिल जाएंगी, जितने भी नोट्स होंगे आपको, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो होते कौन हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आता है जो बालक कई क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें सृजनात्मक बालक कहते हैं। कि सृजनात्मक बालक, क्रिएटिविटी जो चिल्ड्रंस है वो चिल्ड्रन होता है, वो बच्चा होता है कि जो कई क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। ऐसे ही छात्र को हम क्या कहते हैं, या ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मक या सृजनात्मकशील बालक हम उसको कहते हैं, ठीक है। आपका जो ये सृजनात्मक है, सृजनात्मक जो शब्द है आपका, सृजनात्मक जो शब्द है वो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी, किससे, अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। क्या है कि जो सृजनात्मक है या सृजनात्मकता है वो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है, ओके। और जिसका अर्थ होता है, सृजनात्मकता जो है उसका अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका उत्पन्न या फिर रचना संबंधी योग्यता से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपका क्या है कि जो सृजनात्मकता शब्द है वो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का एक हिंदी रूपांतरण है, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है उत्पन्न या फिर रचना संबंधी योग्यता। इसमें क्या होता है कि जो नवीन क्रियाएं होती हैं, नई नई जो क्रियाएं होती हैं और जो नए विचार होते हैं उनको उत्पन्न करने की शक्ति, या फिर कोई भी नई चीज़ है उसको खोज करने की शक्ति, या हम बोल सकते हैं इसमें किसी के पीछे पीछे ना चलकर, कोई बालक किसी के पीछे पीछे ना चलकर अपनी एक नई राह बनाने की सोच को ही हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी हम कहते हैं। कि हम ऐसे होता है ना, एक भेड़ चाल होती है ना, बोलते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ड्राइंग सीख रहा है तो मुझे भी भाई ड्राइंग सीखनी है। 20 बच्चा है, हमें ड्राइंग सीखनी है, 30 बच्चा है, हमें ड्राइंग सीखनी है। ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, क्रिएटिविटी में क्या होता है कि इसमें किसी के पीछे पीछे ना चलकर एक अपनी नई राह बनाने की सोच को ही हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। आगे इसमें आता है कि जो ये क्रिएटिविटी जो छात्र होते हैं या सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे कैसे होते हैं, कलात्मक होते हैं और रचनात्मक कामों में अच्छे होते हैं। किस में अच्छे होते हैं मोस्टली, ये बच्चे कलात्मक और रचनात्मक कामों में क्या होते हैं, कामों में अच्छे होते हैं, ठीक है। और इनमें नेतृत्व करने का गुण होता है, और इनमें क्या होता है, नेतृत्व
करने का गुण होता है। ठीक है, तो ये आपको आया समझ में, क्लियर हुआ कि जो क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो होते कौन हैं। आगे इसमें आता है आपका इसकी परिभाषा, कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी परिभाषा किस किस ने दी है और कैसे किस तरीके से दी है, क्या कहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं आपके जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर बोलते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में है। कि जो क्रिएटिविटी होती है वो मुख्यतः किस चीज़ में होती है, नवीन से ही समझ में आ रहा होगा, नई रचना करना या कोई भी नई चीज़ का उत्पादन करने में क्या है, को क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें क्रो के अनुसार। जो ये डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखाई है मैंने, बता रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे राइटर के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी क्वेश्चन में आ जाती हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब जैसे क्रो है, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी परिभाषा आपको दे देंगे। जैसे सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कि जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, कि जो तुम्हारे मौलिक परिणाम होते हैं उसको अभिव्यक्त करना, ठीक है, करने की एक क्या है, एक तरह से मानसिक प्रक्रिया है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे और राइटर के 4 नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा इसका राइटर है। तो आपको आंसर में लगाना है क्रो। तो ये इसलिए मैंने लिखाई है परिभाषाएं, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है इसी में जो एक डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर रूस के अनुसार। ये बोलते हैं कि सृजनात्मक मौलिकता है, क्या है, जो सृजनात्मक है वो एक तरह की मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही क्रिया में घटित हो। जो सृजनात्मकता होती है वो किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। तो क्लियर हुई आपको ये डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन। साथ के साथ आपको ये याद हो सकती हैं, आपको सिर्फ इनका मेन चीज़ याद रखनी है। ड्राइवर के अनुसार नवीन रचना का उत्पादन है, क्रो के अनुसार क्या है, अभिव्यक्ति है, मौलिक परिणाम की क्या है, अभिव्यक्ति है, और आपका रूस के अनुसार क्या है कि वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया, इसमें क्या है, क्रिया घटित हो सकती है, कि कोई भी प्रकार की जो क्रिया है घटित हो सकती है। ये 3 लाइन याद करना है आपको, तीनों डेफिनेशन इजीली याद हो जाएंगी। और क्रिएटिविटी तो आपको पता ही लग गया कि होती क्या है, ठीक है, नोट करके लिखना, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, नोट करके लिखना कि जो टॉरेंस हैं वो सृजनात्मकता का जनक कहा जाता है। टॉरेंस को सृजनात्मकता का जनक कहा जाता है। 1 नंबर आपका यहीं से आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा सृजनात्मकता का जो जनक है वो कौन है। 4 ऑप्शन दिए तो करेक्ट आंसर होगा टॉरेंस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। इन्होंने सृजनात्मकता के 4 घटक की चर्चा करी, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि कितने घटक की चर्चा की टॉरेंस ने क्रिएटिविटी में। तो 4 की करी है, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है आपका प्रभाव, 2nd है लचीलापन, 3rd है मौलिकता, और 4 आता है आपका विस्तार, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें प्रभाव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लुएंसी। क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं फ्लुएंसी, ठीक है। कभी कभी हमें हिंदी में नेम याद नहीं होता तो इंग्लिश में हम इसको नोट कर लेंगे। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फ्लुएंसी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो इसके घटक हैं, इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या का हल या फिर किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए अगर निरंतर
प्रयत्नशील रहने को प्रभा कहते हैं। मीन्स हम हमारे सामने या किसी बच्चे के सामने कोई भी समस्या, कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो किसी वस्तु के निर्माण के लिए क्या कर रहा है, निरंतर प्रयत्न कर रहा है, कंटिन्यू अभ्यास कर रहा है, करे जा रहा है। तो क्या होगा उससे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रयत्नशील रहने को क्या बोलते हैं, कंटिन्यू उसी चीज़ में लगे रहना। प्रयत्नशील रहने को ही हम प्रभा कहते हैं। तो सृजनात्मक व्यक्ति के चिंतन में क्या होता है, प्रभा होता है। कि जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी, जो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड होता है, उसके चिंतन में क्या होता है, प्रभा होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लुएंसी होती ही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको इस जो घटक हैं इसमें। जो फर्स्ट पॉइंट है प्रभा, सेकंड पॉइंट आता है हमारा लचीलापन। क्या आता है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आता है हमारा लचीलापन। ओके, तो लचीला जो पन होता है, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लेक्सिबिलिटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ दूसरे नाम से ये भी बोल सकते हैं, नमनीयता, नमनीयता, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, नमनीयता के लिए, नमनीयता। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि जो लचीलापन है, नमनीयता है, दोनों को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। कभी कभी क्या बच्चा होता है कि वो एक ही नाम से याद करके चला जाता है, जैसे लचीलापन, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है नमनीयता, तो उसको समझ नहीं आता, उसको लगता है कि ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। तो इसका इंग्लिश में भी थोड़ा नाम याद रहेगा आपको, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें लचीलापन, इसका जो एक घटक है वो लचीलापन भी है। इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अनेक रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, कोई वस्तु है, उसको हम अलग अलग तरीके से अनेक रूप में क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। या फिर किसी भी समस्या के अनेक हल प्रस्तुत करने की जो क्षमता होती है, कि कोई एक समस्या है लेकिन उसके हल जो हैं वो अनेक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और वो जो क्षमता होती है उसको ही हम बोलते हैं नमनीयता, या फिर बोलते हैं लचीलापन। तो टॉरेंस के अनुसार क्या था, जो टॉरेंस हैं उन्होंने कहा था कि जिन व्यक्ति में क्षमता होती है उनमें सृजनात्मकता होती है। क्रिएटिविटी उन्हीं छात्र में या उन्हीं बालक में होती है जिनमें या जिस व्यक्ति में या जिस बालक में ये क्षमता पाई जाती है। क्या क्षमता पाई जाती है, कि यही कि कोई भी समस्या है उसको उसके अनेक हल प्रस्तुत करना। ये क्षमता अगर बालक के अंदर है तो वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी बालक है, वो एक सृजनात्मक बालक है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आगे इसमें आता है, थर्ड पॉइंट है आपका मौलिकता। थर्ड पॉइंट में क्या आता है आपका, मौलिकता। मौलिकता में क्या आता है आपका, कि मौलिकता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले तो ओरिजिनलिटी बोलते हैं, ओरिजिनलिटी। ठीक है, मौलिकता को क्या बोलते हैं, ओरिजिनलिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मौलिकता का जो संबंध होता है वो नवीनता से होता है। ठीक है, किससे होता है संबंध, नवीनता से होता है। ठीक है, किसका, मौलिकता का जो संबंध होता है, मौलिकता का संबंध नवीनता से होता है। किसी भी वस्तु को नया रूप देना, कोई वस्तु है अगर उसको नया रूप दे रहे हैं, या किसी नए विचार को प्रस्तुत करना, या फिर किसी भी समस्या को नए ढंग से सुलझाने की जो शक्ति होती है, उसको ही हम मौलिकता कहते हैं। ठीक है, टॉरेंस की दृष्टि से टॉरेंस ने ये कहा है कि मौलिकता जो है सृजनात्मकता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर कुछ क्वेश्चन ये आता है कि, क्वेश्चन तो वैसे इस तरीके का नहीं आता महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिकता है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या को, कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको नए ढंग से सुलझाने की क्या होती है, शक्ति को ही हम मौलिकता
कहते हैं। ठीक है, तो यह है मौलिकता आपका। इसमें 4 नंबर पे आता है आपका विस्तार। क्या आता है? विस्तार। ठीक है, 4 नंबर पे आता है आपका विस्तार। तो विस्तार को हम इंग्लिश में इसमें बोलते हैं एलेब्रोशन, एलेबोरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विस्तार या विस्तारन से तात्पर्य यही होता है कि जो भी दिए गए विचार हैं या फिर भाव हैं, भावों की विस्तृत व्याख्या करना या फिर व्यापक या फिर गहन प्रस्तुति से होता है। जैसे विस्तारन जो है उसके भी 2 भाग होते हैं। तो क्या होता है आपका विस्तार को हम बोलते हैं एलोबोरेशन, ठीक है, तो इसमें क्या है, विस्तारन को क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है शाब्दिक, जिसको हम बोलते हैं सेमेंटिक, एलब्रेशन। ठीक है, और दूसरा आता है आकृति विस्तारन, जिसको हम बोलते हैं फिगुअल एलब्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शाब्दिक विस्तारन में क्या होता है, किसी दी गई संक्षिप्त घटना या फिर क्रिया या फिर कोई परिस्थिति का विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सेमी वाले में क्या होता है आपका, शाब्दिक वाले में क्या होता है, कोई भी क्रिया होती है या परिस्थिति होती है उसको विस्तृत करके क्या किया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो आपका फिगुअल होता है, क्या होता है, फिगुअल आकृति जो विस्तारन होता है, विस्तार होता है, इसमें किसी भी दी गई रेखा या फिर अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उससे एक पूर्ण या सार्थक चित्र बनाना होता है। मतलब कि कोई भी एक अपूर्ण चित्र दे देंगे, अपूर्ण चित्र में कुछ भी जोड़कर उसे एक पूर्ण या फिर सार्थक चित्र बनाना ही फिगुअल एलबोरेशन के अंदर आता है। तो ये होता है आपका विस्तार। मीन्स इसमें शॉर्ट में अगर समझें तो शॉर्ट में इसमें यही है, ये कह सकते हैं कि कोई भी विचार या फिर भाव को विस्तृत रूप से, व्याख्या रूप से या व्यापक रूप से उसका क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, तो ये आता है आपका विस्तार में। तो ये इसके कितने हैं, इसके 4 घटक हैं जिनको हमने क्लियर कर दिया है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, सीधे सीधे इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन में दे देंगे सृजनात्मकता का घटक नहीं है, 3 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं देंगे, इसके अलावा कोई भी XYZ कुछ भी ऑप्शन में रख देंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि, तो आपका क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, आपको क्या करेंगे, वो एक ये वाला ऑप्शन दे देंगे, लेकिन ये 3 ऑप्शन नहीं देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे कोई और क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि सृजनात्मकता के जो घटक हैं वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपको ये। तो आपको कुल मिला के ये है कि आपको ये चारों नाम जो हैं याद होने चाहिए, और इंग्लिश में नाम याद हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो हिंदी में हैं इनके इंग्लिश में काफ़ी सारे नेम हैं, सॉरी ये जो हिंदी में लिखे हुए हैं इनके हिंदी में भी और नाम हैं इन्हीं के, तो उससे क्या है आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाँ भाई ये तो पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा, तो शायद ये नहीं होगा। इंग्लिश में नाम याद रहेगा आपको, तो इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही नाम होता है, तो आप इजीली उसको आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है सृजनात्मक बालक की विशेषताएं, जो आपकी इम्पोर्टेंट है कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी विशेषताएं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सृजनात्मक बालक जिज्ञासु होते हैं। तो ये तो है ही कि जो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ये इनकी एक तरह से क्वालिटी है, विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, वो क्या होते हैं, जिज्ञासा से संपन्न माने जाते हैं एक तरह से, और वो क्या करते हैं, प्रत्येक जो घटना के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जो बच्चे होते हैं, कोई भी घटना है या कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक है, कोई भी पाठ्यक्रम है, तो उससे रिलेटेड या कुछ भी चीज़ है उससे रिलेटेड
अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के क्या हैं प्रश्न पूछते हैं। और जब तक उसकी जिज्ञासा क्या है, बालक की जिज्ञासा शांत नहीं होती या ज्ञान प्राप्त के लिए वो व्याकुल रहता है, तब तक उसको एक सॉलिड आंसर नहीं मिलता। उनकी जो अंदर की जिज्ञासा है वो शांत नहीं होती, तब तक क्या है वो एक तरह से व्याकुल रहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक घटना के संदर्भ में वे सकारात्मक या विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे वह घटना के मूल या फिर कारण तक पहुंच जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम जिज्ञासा। क्लियर हुआ आपको? आप साथ के साथ क्या है, आप इसको नोट करते जाया करो और जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उनको भी लिख लिया करो। सेकंड में आता है आपका चुनौतियाँ पसंद। तो जो ये आपकी क्रिएटिविटी जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, ये सृजनात्मक जो व्यक्ति कभी भी किसी चुनौती से नहीं डरते। ये जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, कोई भी चुनौती इनके सामने आ जाए लेकिन ये उससे नहीं डरते। वो प्रत्येक चुनौती का साहस से सामना करते हैं उसका, और परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, और प्रत्येक समस्या का समाधान अपनी क्षमता, उनकी जो भी क्षमता होती है और अपनी योग्यता के आधार पर करते हैं। कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उनके सामने, अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर उसका समाधान वो कर ही लेते हैं। इसलिए वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहते हैं। कि जो चुनौतियाँ जो बालक होते हैं, क्रिएटिविटी जो बालक होते हैं, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड आता है हमारा भयभीत नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी जो बालक होते हैं या पर्सन या कोई भी व्यक्ति होता है, वो किसी भी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग प्रयोगशाला के अतिरिक्त समाज में भी करने पड़ सकते हैं। तो अनेक स्थिति में प्रयोगों के नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, परंतु लेकिन क्या होता है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो इन नेगेटिव रिजल्ट से, नेगेटिव जो रिजल्ट निकल के आते हैं इनसे वो भयभीत नहीं होते, जबकि निरंतर रूप से यह कार्य करना प्रारंभ करते रहते हैं। उसके प्रयोग की निरंतरता उस समय तक बनी रहती है, जो बच्चा है वो तब तक कंटिन्यू लगा रहता है अपने प्रयोग में जब तक कि उसे कोई निश्चित निष्कर्ष ना निकल जाए या फिर वो किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए। तो एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ये भयभीत नहीं होते किसी भी समस्या से। नेक्स्ट आता है हमारा 4 पॉइंट, उच्च मानसिक स्तर। तो सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनका जो मानसिक स्तर, मानसिकता जो है वो उच्च स्तरीय होती है। उच्च स्तर की होती है क्या चीज़? उनकी मानसिकता। वो किसी भी सामान्य व्यवस्था को स्वीकार करने पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है। ये जो बच्चे होते हैं कोई भी सामान्य व्यवस्था है उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते। जबकि कोई भी अगर व्यवस्था है उसको और अधिक उपयोगी बनाने में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता होती है एक और उनके सृजनात्मकता में या क्रिएटिविटी में क्या करती है, वृद्धि करती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी ओर विकास का जो मार्ग है उसे बहुत उसको क्या करती है, प्रशस्त करती है। जो दूसरी तरफ उनका मार्ग होता है उसको विकास के लिए प्रशस्त करती है। 5 पॉइंट आता है हमारा, 5 पॉइंट में आता है आलोचनात्मक चिंतन और सृजन विश्वास। इसमें क्या होता है कि जो ये सृजनात्मक या क्रिएटिविटी जो बालक होते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये चिंतन और सृजन के प्रति क्या है, बहुत उत्सुकता जो है इनके अंदर पाई जाती है। और ऐसे बालक क्या होते हैं, प्रत्येक घटना को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते। मीन्स कोई भी घटना है अगर उसको जिस तरीके से दिखाया गया है तो वो उसको इस तरीके से स्वीकार नहीं करते, जबकि उन पर क्या करते हैं, विचार करते हैं और उसको बहुत सर्वोत्तम
बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से या इस प्रकार के जो बालक को सृजनात्मक पारिस्थिति के निर्माण में कुशलता जो है एक तरह से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो प्रत्येक स्थिति या पारिस्थिति को अपने अनुरूप बनाने में सफल होते हैं। कोई भी परिस्थिति है वो उसको अपने अकॉर्डिंग करने का ट्राई करते हैं, जो क्रिएटिविटी या सृजनात्मक जो बालक होते हैं। प्रस्तुतिकरण की योग्यता भी इनका श्रेष्ठ या फिर एक तरह से कहो कि उपयोगी गुण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये कि चिंतन और सृजनात्मक सृजन विश्वास। 6 पॉइंट आता है आपका विश्लेषण और संश्लेषण योग्यता। इसमें होता है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो किसी भी तथ्य हो कोई भी या फिर कोई भी घटना हो उसको विश्लेषण करने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, विश्लेषण करना, उसको छोटी छोटी चीज़ में भागों में तोड़ना, जिसके आधार पर वो घटना का कोई भी मूल तथ्य हो या फिर कोई भी मूल कारण हो वहाँ तक क्या करते हैं, पहुँच ही जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, वो जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं या फिर नियम होते हैं, तो सृजन में क्या करते हैं, संश्लेषण पद्धति का भी वो यूज़ करते हैं कि उनको इकट्ठा करना। विभिन्न बिखरे हुए विचार जो होते हैं उनको संश्लेषित करके नए विचार का सृजन करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो सृजनात्मक बालक होता है वो विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि युक्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा 7 पॉइंट मस्तिष्क उद्दीलन की स्थिति, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें होता है कि जो सृजनात्मक बालक होता है वो मस्तिष्क उद्दीलन की स्थिति देखी जाती है, मतलब सिचुएशन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो होती है वो स्थिति देखी जाती है। किसमें, जो क्रिएटिविटी चाइल्ड होता है या पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति, ये बालक या व्यक्ति किसी भी घटना या फिर समस्या का समाधान के लिए एक पक्षीय विचार नहीं करते। ये क्या करते हैं, विविध विचारों का क्या करते हैं, सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तथा और क्या करते हैं कि सर्वोच्चतम उपाय को समस्या समाधान के लिए प्रस्तुत करते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसमें वो सबसे अच्छा जो है उपाय उसको सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक या व्यक्ति होते हैं वो प्रत्येक समस्या का क्या करते हैं, सर्वोत्तम समाधान खोज सकते हैं। तो मस्तिष्क उद्दीलन की स्थिति के अंदर ये आता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें अनुसंधान प्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ रिसर्च। क्या बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ रिसर्च। इसमें क्या होता है कि जो सृजनात्मक जो बालक या व्यक्ति होते हैं उसमें अनुसंधान की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके आधार पर ही वो क्या करते हैं, प्रत्येक स्थिति को सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करते और उसमें क्या करते हैं, कोई भी नया परिवर्तन करने का क्या करते हैं, एक तरीके से विचार रखते हैं और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के कार्य से यह सिद्ध हो जाता है या सिद्ध करते हैं वो कि एक जो सृजनात्मक व्यक्ति या बालक है वो अनुसंधान एवं प्रयोग के प्रति सकारात्मक भाव रखता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रमाणित तथ्यों का संकलन। इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर। क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड
फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति या बालक है वो किसी भी विचार में बहकर कोई भी कार्य या फिर योजना का जो निर्माण है वो नहीं करता। वो क्या करता है, कोई भी प्रमाणित तथ्यों के आधार पर अपनी एक योजना बनाता है। ठीक है, योजना बनाता है जिससे कि उस योजना का जो भी व्यावहारिक या फिर कोई भी सार्थक जो भी रिजल्ट निकले। फॉर एग्जाम्पल के जैसे लिए हम बोल सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति समाज में व्याप्त या कुरीतियों के बारे में अपना चिंतन एक तरह से क्या करता है, प्रारंभ करने पर स्वस्थ परंपराओं का विकास करना चाहता है एक तरह से, तो वह कुरीतियों से संबंधित सत्य घटनाओं को अपने चिंतन का आधार बनाएगा। तो ये आता है आपका प्रमाणित तथ्यों का संकलन के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट और लास्ट है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक व्यूज़। साइंटिफिक व्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो सृजनात्मक व्यक्ति या बालक होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उनमें क्या देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था में भी उन विचारों और परंपराओं को स्थान देते हैं जिनको वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से संबंध होता है। ठीक है, और जो इनके कार्य और जो व्यवहार में जो भी तथ्यों का प्रस्तुतिकरण देखा जाता है, यह प्रत्येक कार्य को संगठित रूप में क्या करते हैं या व्यवस्थित रूप में क्या करते हैं, संपन्न करते हैं एक तरह से। और जो तर्क होता है और जो चिंतन, इसके आधार पर ही वैज्ञानिक विचारों का क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, सृजन करते हैं। एक इसमें ये भी हो सकता है कि जो जितने भी विवेचना के आधार पर ये देखा गया है कि समाज के अंदर जितने भी क्रिएटिविटी जितने भी व्यक्ति हैं या फिर बालक हैं व्यक्ति, तथा विद्यालय में जो शिक्षक है, टीचर, एक कौन है, एक जो टीचर है, ठीक है, उसके द्वारा सृजनात्मक बालकों को पहचाना जा सकता है। विद्यालय के अंदर टीचर ही क्या कर सकता है, एक स्टूडेंट को कौन से जो क्रिएटिव एक सृजनात्मक जो बालक है विद्यालय के अंदर टीचर ही उसको क्या है, पहचान सकता है। और इस आधार पर सृजनात्मक बालक के लिए क्या किया जाता है कि उनके अनुकूल पारिस्थिति का निर्माण किया जा सकता है उनको पहचानने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये इसकी विशेषताएं। आगे हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है सृजनात्मकता के सिद्धांत, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है वंशानुक्रम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, क्रिएटिविटी का जन्म होता है। वंशानुक्रम का सिद्धांत का मतलब यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो क्रिएटिविटी है उसका क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो क्रिएटिविटी है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है। इसमें क्या होता है, बालक जो हैं आपके जो पूर्वज हैं या अपने माता पिता से लेकर आते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो वंशानुक्रम का सिद्धांत के अंदर यही आता है कि जो क्रिएटिविटी का जो है वो एक तरह से जन्मजात भी होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत सारी चीज़ें क्या है अपने माता पिता से लेकर आता है। कि जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर डांस में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनका जो बच्चा है वो भी डांस में इंटरेस्ट रखता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी का बच्चा ऐसी होता है कि वो पूर्वज में जो उनके बड़े लोग कर रहे हैं वही तुम करोगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो हीरो है उसका बच्चा भी हीरो बन रहा है, या फिर कोई क्रिकेटर है तो उसका बेटा भी क्रिकेटर बन रहा है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ गुण लेके आते हैं। बैट्समैन वाला बैट्समैन का गुण लेके आ गया, या और भी उनका कोई पूर्वज होगा उसका कोई गुण लेके आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा पर्यावरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि ये वंशानुक्रम के एकदम विपरीत बोलता है। ठीक है,
इसके क्या बोलता है ये, इसके वंशानुक्रम का बिल्कुल क्या है, ये विपरीत है, विपरीत है। इसमें होता है कि ये बोलते हैं कि जन्मजात नहीं होती, क्रिएटिविटी जो है जन्मजात नहीं होती, इसका जो विकास है वो पर्यावरण के अनुभव के द्वारा ही होता है, कि पर्यावरण में हम जो भी अनुभव करते हैं उसी के द्वारा क्या होता है, उसी के वही बालक क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिव होता है। मतलब ये कह सकते हैं किसी के भी जीवन में किस व्यक्ति के समाज में रहते हुए कितना अनुभव प्राप्त किया है, तो ये आता है आपका पर्यावरण के अंदर। नेक्स्ट है आपका इसमें गेस्टाल्ट का सिद्धांत। इसमें होता है, ये बोलते हैं इसके अनुसार इसमें अंतर्दृष्टि है जो कि नए विचारों को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। तो इसमें जो फ्रायड हैं, फ्रायड के अनुसार क्या है कि व्यक्ति में जो क्रिएटिविटी का विकास है उसके अचेतन मन में संचित जो इच्छाएं होती हैं उनके कारण होता है, ऐसा बोलते हैं फ्रायड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक स्तर का तो सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें टेलर बोलते हैं, टेलर के अनुसार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति उसी स्तर तक क्रिएटिविटी का विकास कर सकते हैं जिस स्तर तक पहुंचने की उसकी क्षमता होती है। कि अगर किसी बालक की क्षमता है, कोई स्टूडेंट है, अगर उसकी क्षमता है उस तक पहुंचने की या किसी विकास तक पहुंचने की, तो वो ही क्रिएटिविटी बालक है। ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति उसी स्तर तक क्रिएटिविटी का विकास कर सकता है जितनी उसमें क्षमता होती है, ऐसा कौन कहता है, टेलर। तो ये हैं इसके सिद्धांत। आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे इसके अंदर सृजनात्मकता का विकास। तो इसका जो विकास है मुख्य 4 अवस्थाओं के अंतर्गत होता है, कि जो क्रिएटिविटी है इसका जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है। जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट आता है प्रथम अवस्था। इसमें क्या होता है कि यह 5 या 6 वर्ष की आयु में आती है, कि तब कोई भी बालक 5 या फिर 6 वर्ष की आयु का तब होता है, तो ये अवस्था होती है जिसको हम प्रथम अवस्था बोलते हैं। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट कहाँ पे जाते हैं, इसमें स्कूल जाते हैं। ठीक है। और स्कूल में जो बच्चा है उसका किस चीज़ का विकास होता है, इसमें उसका होता है आपका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रथम अवस्था की बात कर रहे हैं, कि तब बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु का होता है तब ये अवस्था आती है। इसमें जो स्टूडेंट है, बालक है, वहाँ स्कूल जाता है और उसका क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। और वो क्या करता है, इसमें नई नई बातों को जानता है, नई बातों को क्या करता है, नई जो बातें होती हैं उनको जानता है। ठीक है। और उसे समझता है कि नवीन अनुभव प्राप्त करता है, मीन्स वहाँ जाता है और नए अनुभव प्राप्त करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि बच्चा स्कूल से तब घर आकर क्या करता है, नए प्रकार के चित्र का, ठीक है, नए प्रकार के क्या करता है, चित्र का निर्माण करते हैं, अर्थात उनमें क्रिएटिविटी का विकास हो रहा है। तो ये होता है प्रथम अवस्था। सेकेंड अवस्था में आपका आता है कि इसमें जो बच्चा होता है उसकी एज होती है 8 से 10 वर्ष की आयु तक। ये जो अवस्था है ये 8 से 10 वर्ष तक चलती है। ठीक है। 8 से 10 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक जो है वो किस में रहना शुरू कर देता है, समूह में। कि जो स्टूडेंट है, बालक है, वो समूह में आने लगता है। जैसे वो स्कूल में समूह के साथ पढ़ता है या खेलता है, जिससे उसके दृष्टिकोण में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और उसके जो विचारों में उस समूह के गुण या अवगुण आते रहते हैं। इसमें जो बच्चा है वो एक समूह में रहता है, जिससे क्या, और उस समूह में ही वो क्या करता है, खेलना पसंद करता है। तो इससे क्या है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। परिवर्तन जैसे कि अगर उस समूह के अंदर
कोई भी गुण अच्छी बात हो रही होगी तो वो उसको सीखेगा, या अवगुण कोई भी बेकार गुण होगा उसको सीखेगा। ऐसे में वह कार्य में के लिए नवीनता लाने का प्रयास करता है। ठीक है। थर्ड आता है इसमें 13 से 15 वर्ष की आयु। 13 से 15 वर्ष की आयु में जो ये तृतीयावस्था है ये चलती है, और ये अवस्था बालक में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है एक तरह से। और इस अवस्था में बालक ये प्रयास करता है कि सभी उसको महत्व दें। ठीक है, सभी उसको क्या दें, इम्पोर्टेंस दें। बच्चे को ये चाहिए होता है कि 13 से 15 वर्ष की आयु में कि सभी उसको क्या दें, महत्व दें, और उसके विचारों को प्रबलता के साथ लें, और जिस कारण वह महत्व पाने के लिए सदैव नई नई विचारों को क्या करता है, मान्यता देता रहता है। ये होता है आपका थर्ड अवस्था के अंदर। फोर्थ अवस्था में आता है, जो ये अवस्था होती है ये 17 से 18 वर्ष की आयु में चलती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति महत्व पाने की लालसा में नहीं रहता, बल्कि प्रशिक्षण पर अधिक बल देता है। ठीक है। और वो कुछ ऐसा करने का सोचता है कि उसने आज तक ना किया हो, और वह नवीन खोज करने की ओर अधिक सजग रहता है। जो 17 से 19 वर्ष की आयु की जो अवस्था होती है, चतुर अवस्था, इसमें वो क्या करता है, उसको महत्व पाने की जो एक लालसा होती है वो नहीं होती इसमें, बस वो प्रशिक्षण पर क्या करता है, बहुत बल देता है। ठीक है। तो ये है इसकी विकास की 4 अवस्थाएं। और इसका लास्ट हेडिंग है आपकी सृजनशील बालकों की शिक्षा, जो इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले अध्यापक की नियुक्ति। तो इसमें क्या होता है कि सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक ही बालक में सृजनात्मकता का विकास करने में क्या होते हैं, एक तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए सृजनशील बालकों के लिए क्या होता है कि जो विज्ञान या फिर कला या विभिन्न क्षेत्र में तरह तरह के सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो बालक की शिक्षा का यही है कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज़ में उसको प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक भी होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका उचित अवसर व वातावरण प्रदान करना। इसमें क्या है कि जो सृजनशील बालक में सृजनात्मक चिंतन का विकास किया जाए। ठीक है। और बालक को अपनी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए उचित अवसर उसको दिए जाएं। क्या दिए जाएं? उचित उसको अवसर दिए जाएं। ठीक है। और उसको उचित वातावरण भी प्रदान किया जाए। नेक्स्ट आता है आपका मौलिकता और लचीलापन को प्रोत्साहन। तो इसमें क्या आता है आपका कि शिक्षक द्वारा बालकों को विभिन्न नवीन कार्य करने या फिर पुराने कार्यों में अपेक्षा का सुधार करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मौलिकता व लचीलापन में यही आता है आपका कि कोई भी पुराना काम हो तो उसमें सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करो, या फिर कोई भी विभिन्न अलग अलग तरह के नए नए कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करो। कौन? टीचर। नेक्स्ट है इसमें कल्पना का सम्मान करना। कल्पना का सम्मान करना। तो इसमें है कि बालक द्वारा जो भी अभिव्यक्त किसी भी कल्पना का उपहास नहीं करना चाहिए। कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ की कल्पना कर रहा है तो उसका उपहास मत करो, जबकि उसका सम्मान करके उस चीज़ को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि जो कल्पना और सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी होती है, उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए जो कल्पना होती है छात्र की, उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिक्रिया के लिए बालक प्रोत्साहित। इसमें आता है कि अध्यापक को छात्र के समक्ष कोई भी समस्या या फिर प्रश्न या परिस्थिति को प्रस्तुत करने या फिर उनकी प्रतिक्रिया को आमंत्रित करना चाहिए।
ठीक है। और जो छात्र के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी मौलिक सुझाव हैं उसका उचित रूप से क्या करना जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पाठ्यक्रम का उचित आयोजन, कि विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम का आयोजन है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि बालक को अधिक से अधिक उसके अंदर क्रिएटिविटी का क्या हो, विकास हो, ठीक है, और वो उसको व्यवहारिक पाठ्यक्रम को अपनाए। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आती है आपका सूचना संकलन को प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है कि अध्यापक को अपने छात्र में सृजनात्मक कार्य से संबंधित जो भी नवीन सूचनाएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए, संकलित करने की एक तरह से प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, और जो छात्र को इस तरीके के अवसर देने चाहिए और सुविधा भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है। अगर ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो जो सृजनशील जो बालक होता है उसकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की वृद्धि की जा सकती है अगर इस शिक्षा के इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। ठीक है। तो यहाँ आपकी